चलिए एक बार आपका थोड़ा प्रीवियस नॉलेज चेक कर लेते हैं। कौस्तभ, अनम्यूट योरसेल्फ। कौस्तभ। यस मैम। कौस्तभ, हमने पढ़ा था कि जो ब्लड है दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, तो कितना परसेंटेज होता है दोनों का? मैम 65 ऑफ प्लाज्मा। 65 और 55? नो सर 55 मैम। और बाकी बचा हुआ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्यों बोला, क्यों नाम रखा हमने उसका ऐसा? मैम वो ब्लड में मैम सोच लो, टेक योर टाइम। व्हाई फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स? और कौन कौन से डिविजन्स आते थे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के? कौन कौन से टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपके ब्लड में? फर्स्ट तक रिवाइज नहीं किया? मैम वो याद नहीं है। याद नहीं है? अच्छा, कोई बात नहीं। WBC सुना होगा आपने, यस कल मैम। वाले लेक्चर। व्हाइट ब्लड सेल है ना? यस कितने टाइप का होता है WBC? नो नो नो, अभी आपने ब्लड रिवाइज नहीं किया ना, रिवाइज कर लेना इसको। और नेक्स्ट टाइम तुमसे ही सबसे पहले सुनूंगी क्वेश्चन, ठीक ओके है? मैम। ये आज का खत्म होने के बाद पूरा ब्लड रिवाइज करो एक बार, ठीक है? ओके मैम। चलिए, सक्षम 90, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। सक्षम, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है उनको ये नाम क्यों मिला, क्यों बोला उनको हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स? क्या मैम? Why formed elements are called formed elements? तो ये नाम क्यों दिया हमने? मैम ये वाला नहीं आता। ओके, कितना टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स है आपके ब्लड में, क्या मैम क्या 3 सेल्स थे? टाइप्स। 3 टाइप्स बताओ। 3 एरिथ्रोसाइट्स, ओके। ल्यूकोसाइट्स ओके, एंड प्लेटलेट्स। ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, WBC या RBC? आरबीसी। RBC, ठीक है। कितने दिन एक RBC जिंदा रहता है? 120 डेज। 120, शाबाश। और कितना प्लेटलेट्स होने चाहिए आपके ब्लड में, तो रेंज क्या है उसका? 1 होता लाख है ना 50,000 ठीक है, गुड। 1,50,000 मिनिमम टू रेंज। 3 लाख 50,000। जो WBC होता है वो कितने टाइप का होता था, हमने वो डायग्राम से समझा था ना? यस मैम। जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स हो, जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स ना हो। ग्रैन्युलोसाइट गुड, एंड ए ग्रैन्युलोसाइट। शाबाश। ग्रैन्युलोसाइट में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? न्यूट्रोफिल्स, नो नो नो। फोसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ओके ओके। और ए ग्रैन्युलोसाइट में? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। शाबाश। लिम्फोसाइट आपके दो तरह के होते हैं, है ना? यस मैम। बी और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। यस मैम। अब इन दोनों में से कौन सा है जो एंटीबॉडी बनाता है? बी सेल। शाबाश। और टी सेल का काम क्या होता है फिर? मैम वो हेल्प करता है बी सेल को एंटीबॉडीज बनाने में। बस, ये दोनों का जो ओरिजिन है वो सेम है, मतलब दोनों एक ही जगह से ओरिजिनेट होते हैं। कहाँ से यस होते हैं? बोन मैरो से। बोन मैरो। और टी सेल मेच्योर कहाँ पे होता है? थाइमस। थाइमस। थाइमस जो है वो बड़ों में साइज बड़ा होगा या छोटे लोगों में साइज बड़ा होगा? छोटों में बड़ा होता है और बड़े छोटों होते में। हैं तो ये छोटा होता रहता है। कहाँ प्रेजेंट होता है थाइमस? हार्ट के जस्ट बिलो। हार्ट के पास। बहुत बढ़िया सक्षम, वेरी गुड। फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हमने इसलिए बोला फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्योंकि वो बनते हैं खत्म होते हैं, बनते हैं खत्म होते हैं, उनकी एक लाइफ स्पैन होती है, इसलिए उनको हमने ये नाम दिया, ठीक है? याद रहेगा अब? यस मैम। चलो गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसी तरह का रिस्पॉन्स चाहिए। वैसे तो आपकी क्लास ठीक रिस्पॉन्स देती है, अच्छा रिस्पॉन्स आपकी क्लास का, ठीक है। कौस्तभ, आज कौस्तभ इज ऑलवेज सो गुड इन रिस्पॉन्स, आज उसको पता नहीं क्या हो गया। कौस्तभ, नेक्स्ट टाइम सबसे पहले तुम्हारी बारी। चलो गुड, जिन्होंने भी आंसर लिखा है चैट बॉक्स में सबका आंसर एकदम सही, बहुत बढ़िया, गुड, इंटेलिजेंट बच्चे आप लोग।
तो आज हम एक बार ब्लड को ही पहले खत्म करते हैं जो बच गया था, ठीक है। नोट्स बना लिए होंगे आपने, आई होप। और एक बार फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हमने 3 तरह के फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़े, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। इरिथ्रोसाइट में वी सेड कि भाई इरिथ्रोसाइट जो है उनको हम रेड ब्लड कॉर्पसेल्स भी बोलते हैं। अभी उसको रेड ब्लड सेल क्यों नहीं बोला, रेड ब्लड कॉर्पसेल क्यों बोला? क्योंकि भाई इट वाज एन एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, प्लस इसके पास, बेचारे के पास मेच्योरिटी के बाद न्यूक्लियस ही नहीं होता, कुछ ऑर्गेनेलिज भी नहीं होते, इस वजह से हमने उसको सेल ना बोल के कॉर्पसेल बोला। 120 दिन तक ये जीवित रहेंगे, उसके बाद दे विल डाई। एंड जो इनका नंबर होता है पर mm³ ऑफ ब्लड, दैट इज 5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। इनका जो शेप होता था एरिथ्रोसाइट का, दैट वाज नॉट सर्कुलर लाइक दिस, इट वाज बाइकनकेव शेप लाइक दिस। और इस शेप के होने का मेन रीजन क्या था? ताकि एक समय में ज्यादा से ज्यादा आरबीसी उस ब्लड वेसल से गुजर सके, उस ब्लड वेसल से जा सके, ये मेन रीजन था। आरबीसी के अंदर हमारे पास हेमोग्लोबिन होता है, और इस हेमोग्लोबिन को बनने के लिए आयरन की जरूरत होती है, बिकॉज इस हेमोग्लोबिन के कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को बनने के लिए वी नीड आयरन। तो अगर आयरन की कमी है आपकी बॉडी में, तो हेमोग्लोबिन की भी कमी होना तय है। हेमोग्लोबिन जो है, एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है, और इसीलिए हमने बोला कि आरबीसी का जो मेन काम है दैट इज इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, प्लस इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हेमोग्लोबिन अपार्ट फ्रॉम बाइंडिंग विद ऑक्सीजन also binds with the carbon dioxide, so hemoglobin can also bind with the carbon dioxide। अगर वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है हेमोग्लोबिन, तो हम उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। अगर हम हीमोग्लोबिन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करवा रहे हैं तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे, ठीक है। देन आया था ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट में हमने बोला दैट दे आर दी व्हाइट ब्लड सेल्स। अभी इसको याद कैसे रखोगे आप? इरिथ्रो और ल्यूको में कंफ्यूज कैसे नहीं होगे आप, ठीक है। आपने जब प्लास्टिड पढ़ा था, तो प्लास्टिड में आपने 3 टाइप्स पढ़े थे उसके, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स थे वो? क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, और लास्ट पढ़ा था आपने ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में हमने पढ़ा था कि ये ना कोई पिगमेंट नहीं दे रहा था, कोई कलर नहीं दे रहा था, इट वाज व्हाइट इन कलर, इट वाज गिविंग इम्पार्टिंग व्हाइट कलर। तो ल्यूकोप्लास्ट वाज आल्सो व्हाइट। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ल्यूकोसाइट। तो whenever there is a term leuco, that means it is related with white color और colorless, ठीक है। तो व्हाइट कलर के होंगे आपके सेल्स, उनको हमने क्या बोल दिया? ल्यूकोसाइट और डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का नंबर सबसे कम होता है और उनका एज भी सबसे कम होता है, बहुत जल्दी मर जाता है। डब्ल्यूबीसी में हमने पढ़ा कि या तो उनके पास ग्रैन्यूल्स होंगे, या तो उनके पास ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे। अगर डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स है, तो उसको हम किस कैटेगरी में डालते थे? ग्रेन्यूलोसाइट्स, उसको बोलते थे ग्रेन्यूलोसाइट। अगर तो जो डब्ल्यूबीसी है उसके साइटोप्लाज्म में देयर आर नो ग्रेन्यूल, बिल्कुल क्लियर साइटोप्लाज्म है, तो इसको हम बोल रहे थे ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, ठीक है। ग्रेन्यूलोसाइट्स जो होते हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स, eosinophils, neutrophils एंड बेसोफिल। जिसमें हमने पढ़ा कि न्यूट्रोफिल का सबसे मैक्सिमम नंबर था डब्ल्यूबीसी, जो बेसोफिल था उनका सबसे मिनिमम नंबर था 1 to 0.5 to 1%, एंड जो eosinophil था उनका नंबर वाज लाइक 2 to 3%, ठीक है। न्यूट्रोफिल का काम किसमें था? फेगोसाइटोसिस, प्लस किसी भी इंजरी साइट पे या किसी भी इन्वेजन वाली साइट पे जहाँ पे कोई फॉरेन मॉलिक्यूल आया है, फॉरेन बॉडी आया है, उसको खत्म करना है, तो वहां सबसे पहले जो सेल पेट्रोल करेगा, सबसे पहले जो सेल पहुंचेगा, दैट विल बी न्यूट्रोफिल। दूसरा हमने पढ़ा कि ईसिनोफिल जो था, दैट वाज हेल्पिंग इन द एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिस्पॉन्सेस, प्लस जो आपका बेसोफिल था, दैट वाज हेल्पिंग इन द इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस एंड प्लस आल्सो सम एलर्जिक रिस्पॉन्स आल्सो, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कि मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट स्टार्ट्स विद एम, न्यूट्रोफिल स्टार्ट्स विद एन, एम एन साथ साथ आता है, तो दोनों का फंक्शन जो फेगोसाइटोसिस वाला था दैट इज सेम। ऑल्दो न्यूट्रोफिल के और भी बहुत सारे फंक्शन है, बट हम यहाँ पे सेम फंक्शन की बात कर रहे हैं, एंड द सेम फंक्शन फॉर मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल इट विल बी फेगोसाइटोसिस, ठीक है। नेक्स्ट इज लिम्फोसाइट।
लिम्फोसाइट में हमने पढ़ा दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट, फर्स्ट इज बी लिम्फोसाइट एंड सेकंड वन वाज टी लिम्फोसाइट। बी एज द नेम सजेस्ट, इसमें जो ओरिजिन होगा दैट विल बी बोन मैरो, एंड जो मेच्योरिंग होगा इस सेल का दैट विल आल्सो बी बोन मैरो। तो वो सेल कहाँ पे मेच्योर हो रहा है उस हिसाब से हमने इसका नाम का पहला अक्षर दे दिया। अगर बी लिम्फोसाइट मतलब इट इज बीइंग मेच्योर्ड इन द बोन मैरो, अगर टी लिम्फोसाइट मतलब इट इज बीइंग मेच्योर्ड इन द थाइमस, बिकॉज बाकी जो ओरिजिन है वो तो सेम ही है, तो ओरिजिन के बेसिस पे तो हम नाम दे नहीं सकते थे। तो हमने किस बेसिस पे नाम दे दिया, उनकी मेच्योरिंग साइट के बेसिस। जो बोन मैरो में ओरिजिन होगा दैट विल बी ऑफ बी एंड टी बोथ, बट बी लिम्फोसाइट वहीं रह जाएगा और वहीं मेच्योर हो जाएगा, और टी लिम्फोसाइट बोन मैरो से निकल के थाइमस के पास चला जाएगा और वहां जाके फिर मेच्योर होगा। मेच्योर होने का मतलब है कि वो अपना फुल फ्लेज काम कब करेंगे, फुल फ्लेज काम टी लिम्फोसाइट थाइमस में करेगा और फुल फ्लेज काम बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही करेगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था अबाउट डब्ल्यूबीसी। थर्ड आपका आता है प्लेटलेट्स, जो हम आज करेंगे। प्लेटलेट्स जो है हमने पहले ही पढ़ा दैट इट इज लाइक, जैसे होता है ना स्टार शेप, स्टार शेप होती है इसकी, हल्की फुल्की, कैसे इस तरह के दिखते हैं ये, आपको मैंने डायग्राम भी दिखाया था। दे लुक लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है, तो दीज आर प्लेटलेट्स, ऐसा। ठीक है, इट्स लाइक अ कार्टून वर्जन ऑफ कोरोना वायरस, वैसा ही है ये। अच्छा, येस्टरडे स्टूडेंट्स वर आस्किंग अबाउट ब्लैक फंगस, तो मैंने कल क्लास में डाउट क्लियर कर दिया। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज हमें थोड़ा जो रिसेंट टॉपिक्स है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। यू शुड नो अबाउट कोरोना वायरस, यू शुड नो अबाउट म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस पता होना चाहिए, बिकॉज यही तो चल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है बिकॉज जनरल नॉलेज या आपका जो करंट अफेयर नॉलेज है रिलेटेड विद बायोलॉजी, वो भी आ सकता है आपको कोई भी ओलंपियाड या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो दिस इज लाइक यू शुड नो दिस, तो इसको भी हम एक थोड़ा सा डिस्कशन दे देंगे। ठीक है, बीच में क्लास के, तो बी अटेंटिव इन द क्लास, बिकॉज आप कुछ नया सीखोगे आज बहुत सारा। ठीक। प्लेटलेट्स जो होते हैं उसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स, जैसे इनको हमने इरिथ्रोसाइट्स बोला आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को हमने ल्यूकोसाइट्स बोला, उसी तरह से हम लोग प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोल सकते हैं। अभी प्लेटलेट्स जैसे आप देख रहे हो ना, इट्स नॉट फॉर्म्ड लाइक दिस, ऐसा नहीं होता ये। सबसे पहले एक सेल होता है नोन एज मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है, और इन टुकड़ों को फिर हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स इट्स लाइक, हमको पता है हर एक जो ब्लड सेल है दैट विल बी फॉर्म्ड इनसाइड द बोन मैरो आफ्टर वी आर बोर्न। बर्थ के बाद एवरी ब्लड सेल इज फॉर्म्ड इनसाइड बोन मैरो, हमको पता है। ठीक है, बट क्या होता है कि दिस प्लेटलेट इट्स नॉट अराइज लाइक दिस, कि ऐसा नहीं है कि बोन मैरो में डायरेक्ट प्लेटलेट बना दिया। बोन मैरो विल फॉर्म मेगा कैरियोसाइट, एंड मेगा कैरियोसाइट विल देन डिवाइड और विल देन स्प्लिट इनटू दी प्लेटलेट्स। ठीक है, इस तरह से बनता है ये। तो मेगा कैरियोसाइट इज द सेल व्हिच इज एक्चुअली फॉर्मिंग दी प्लेटलेट। मेन काम क्या होता है प्लेटलेट का, इट हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आप जब क्लास 10th में आएंगे तो उसमें आपका एक टॉपिक आएगा सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हमने बोला ना अभी कि न्यूट्रोफिल जो साइट ऑफ एंट्री होती है या जो साइट ऑफ इंजरी होती है वहां पे सबसे पहले पहुंचते हैं, तो किस मैकेनिज्म से न्यूट्रोफिल सबसे पहले वहां पहुंचते हैं, ऐसा क्या है न्यूट्रोफिल में कि वो सबसे पहले वहां पे पहुंच रहे हैं। तो ये पढ़ेंगे आप, ऑल्दो थोड़ा बहुत झलक आइडिया, बेसिक आइडिया मैं आपको अभी भी दे दूंगी इस क्लास में भी। प्लस अभी हमने पढ़ा कि प्लेटलेट्स जो है वो क्लॉटिंग में हेल्प करवा रहे हैं। अब ऐसा क्या हुआ, पूरा मैकेनिज्म क्या था, मतलब कहीं पे आपकी इंजरी हुई, इंजरी होने के बाद वहां पे ऐसा क्या हुआ कि वहां पे क्लॉट बन गया, ऐसा क्या हो गया वहां पे, ऐसी क्या चीजें आई वहां पे, वो सारी चीजें भी आप बहुत डिटेल में क्लास 10th में पढ़ेंगे। अभी आपको रफ आइडिया थोड़ा बहुत मैं दे दूंगी। ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट इन योर सिलेबस। ओके, देन वी स्टडीड कि अपने पास देखो दो तरह का लिम्फोसाइट था, बी एंड टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट में हमने पढ़ा कि मैच्योर होगा थाइमस में। छोटे बच्चों में थाइमस का साइज बहुत बड़ा, बड़े 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 जैसे होते जाएंगे थाइमस का साइज विल भी छोटा 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 छोटा। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट समरी फॉर द ब्लड। अपने पास देखो ले देके दो ही चीजें हैं, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा विल कंप्राइज 55%,
formed elements will comprise 45%, रेस्ट वाला 55 में से भी मैक्सिमम 90 से 92% इज वाटर ओनली। 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन थे, जिसमें फिब्रिनोजन सबसे बड़ा, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन थे। एल्ब्यूमिन वाज द स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन एंड फिब्रिनोजन वाज द लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। कितना परसेंट बना रहे थे ये? 6 से 8% ऑफ दिस। 90 to 92% ऑफ दिस वाज वाटर। बाकी बचा कुछ अदर्स में डाल दिया हमने, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब चीज इसमें आ जाएगी। ठीक। एक बच्चा पूछा था मैम व्हाट डू यू मीन बाय पीपी इन योर नोट्स? पीपी इज प्लाज्मा प्रोटीन, तब भी बता दिया था, अभी दोबारा बता दी। ठीक है। फिर थे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स व्हाई कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स? बन रहे हैं, मर रहे हैं, बन रहे हैं, मर रहे हैं, इसलिए उनको ये बोला। ठीक है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी जो थे उनका दो टाइप्स, ए ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अच्छा, इनकी परसेंटेज याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन इनमें। तो मोनोसाइट है 6 से 8% ऑफ डब्ल्यूबीसी। लिम्फोसाइट है अराउंड 20% ऑफ डब्ल्यूबीसी। न्यूट्रोफिल्स मैक्सिमम थे 60% अराउंड ऑफ डब्ल्यूबीसी। इसिनोफिल्स 2 से 3% ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड बेसोफिल्स सबसे कम 0.5 to 1%, हो सकता है ना भी हो। ठीक है, तो ये थे। लिम्फोसाइट में हमने पढ़ा वी हैव बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, ऑल्सो नोन एज बी सेल एंड टी सेल। ओके। फिर हमने अभी प्लेटलेट्स पढ़ा, ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। कहाँ से बनते हैं, कौन से सेल से? मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट सेल जो है दैट विल स्प्लिट इनटू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, इस तरह से प्लेटलेट बनता है आपका विच हेल्प इन दी क्लॉटिंग। चलो अब देख लेते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। सी, अगर आपको हर एक सेल जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स का और जो प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन है वो, अगर आपको हर एक का फंक्शन याद है ना, तो ब्लड का फंक्शन भी तो वही है, तो उन्हीं के फंक्शन आप ब्लड के फंक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होगा? इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बिल्कुल, बिकॉज आपने देखा प्लाज्मा प्रोटीन, जो प्लाज्मा था उसमें आपके ग्लूकोज भी थे अदर्स में, मतलब इट इज ऑल्सो सप्लाइंग न्यूट्रिएंट। ठीक है, प्लस आपको पता है कि जो इंटेस्टाइन है आपका, दैट कंसिस्ट ऑफ बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज विलाई। ठीक है, शुरुआत में पढ़ा था आपने टिश्यूज में भी, और 10th में भी पढ़ोगे। तो इन विलाई के आसपास प्रेजेंट होती है लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स। इधर से जो भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होना है डायरेक्टली हम किस में डाल देंगे? इनटू दी ब्लड वेसल। तो मतलब ब्लड वेसल इज कैरिंग न्यूट्रिएंट्स आल्सो। दूसरी चीज आपने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू में ग्लैंडुलर, जो ग्लैंडुलर टिश्यू पढ़ा था। ग्लैंडुलर टिश्यू में आपने टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स पढ़े थे, विच वर एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में हमने पढ़ा कि उसका जो सिक्रीशन होंगे दैट विल बी हॉर्मोन्स, और वो डायरेक्टली ब्लड में हम डालेंगे। तो मतलब ब्लड के पास हॉर्मोन्स भी होंगे, ब्लड के पास न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, क्योंकि ब्लड में आरबीसी है तो उसमें ऑक्सीजन और CO2 भी होगा, तो गैसेस भी होंगी। ठीक है, प्लस जो ब्लड में आपका सारे टिश्यूज से जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो भी हम किस में डालेंगे? ब्लड में ही तो डालेंगे। तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑल्सो। तभी हम इस ब्लड को फिर किडनी के पास लेके जाते हैं, और किडनी के पास जाके हम ये ब्लड को उसको सौंप देते हैं। किडनी उसको लेके फिल्टर करके यूरिन बना देता है, तो ब्लड से फिल्टर होके यूरिन बन गया। ठीक है, तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। प्लस ब्लड के अंदर क्योंकि एल्ब्यूमिन है, और एल्ब्यूमिन तो वाटर बैलेंस करवा रहा था ना, ऑस्मो रेगुलेशन करवा रहा था बॉडी, मतलब वाटर बैलेंस इन योर बॉडी इज आल्सो डन बाय ब्लड। ठीक है। दूसरा कि बिकॉज ब्लड वाज हैविंग एंटीबॉडीज, प्लस also helping in the defense mechanism of body, it is also protecting body from disease. ठीक है, it is also providing immunity to you. ओके, तो ये सब चीज भी हो रहा है। साथ ही साथ आपके ब्लड में क्लॉटिंग होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फिब्रिनोजन इन प्लाज्मा। इन दोनों की वजह से क्लॉटिंग हो रहा था, तो इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन क्लॉटिंग। दूसरा कि आपकी बॉडी में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन रखना है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए आपकी बॉडी में वाटर और आयरन का बैलेंस होना चाहिए। वो वाटर और आयरन का बैलेंस भी ब्लड दे रहा था, देयरफॉर ब्लड इज आल्सो मेंटेनिंग योर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है। नेक्स्ट,
बहुत सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशली मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है उसका इरेक्शन का जरूरत होता है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग, ब्लड इज ऑल्सो हेल्पिंग इन दिस, इन रिप्रोडक्शन ऑल्सो ब्लड इज हेल्पिंग। तो किस किस में इसका काम नहीं है, लाइक इट्स लाइक multitasking, multifunctional thing in our body, ठीक है। So this was all about your blood. अभी हम स्टार्ट करेंगे बोन। बोन से पहले एक बार लिम्फ पढ़ लेते हैं, बिकॉज इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो जाएगा एक बार, ध्यान से सुन लेना, ठीक है, पहली बार सुन रहे होगे आप ये सब। लिम्फ पढ़ने से पहले एक बार हार्ट का रफ सा डायग्राम आप देख लो, समझ लो। जो आपका हार्ट है दैट कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर्स, 1 2 3 4। दिस इज नोन एज राइट ऑरिकल, उसके नीचे नोन एज लेफ्ट ऑरिकल, एंड उसके नीचे वाला इज नोन एज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ब्लड जो है that will enter inside this chamber, will go here, and then by this will go to the lungs. It's not in your syllabus, इसलिए आपको मैं फटाफट बता रही हूँ। will go to the lungs. लंग्स में जाने के बाद ब्लड जो है वो कम्प्लीटली फिल्टर हो चुका है, ऑक्सीजन रिच हो चुका है। अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड आपका इस चैम्बर में एंटर करता है, इस चैम्बर से इस चैम्बर में जाएगा, और यहाँ पे जाने के बाद द ब्लड विल एंटर इनटू दिस ब्लड वेसल, और यहाँ से पूरा बॉडी के पास चला जाएगा। ये ऐसा होता है, ठीक है। ये बेसिक एक आइडिया था आपको ह्यूमन हार्ट का, ताकि लिम्फ समझ में आ जाए आपको। ठीक, लिम्फ में क्या होता है, व्हाट इज लिम्फ? इट इज जस्ट एन एक्स्ट्रा फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड योर बॉडी, ठीक है। होता कहाँ पे है लिम्फ, ये ध्यान से देख लेते हैं। ठीक, ये ऊपर से आ रहा था आपका मेजर आर्टरी, जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड ला रही है हार्ट से। हार्ट से कहाँ पे ला रही है, किसी ऑर्गन के पास, बॉडी ऑर्गन के पास। तो बॉडी ऑर्गन को हमने सप्लाई कर दिया ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है। अगर हमको किसी भी बॉडी ऑर्गन को ब्लड का सप्लाई करना है, तो हमको पहले उसको कैपिलरीज से सप्लाई करना पड़ेगा। So to understand about the lymph, because lots of terms are there, vessels, arteries, capillaries, terms है, तो उससे पहले हम एक बार समझ लेते हैं what do you mean by vessel, artery and capillary। इसमें नहीं है शायद, दूसरे उसमें है। चलो ऐसे बता देती हूँ। आपकी बॉडी में 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स होती है, एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन, और एक होता है कैपिलरी। अगर मैं आपको इजी वे में बना के दिखाऊं, देन दिस इज योर आर्टरी। आर्टरी जो है वो फर्दर डिवाइड करती है बहुत सारे छोटे 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 सेगमेंट्स में, एंड दिस ब्लू कलर से मैं बना रही हूँ आपकी वेन। इट विल ऑल्सो डिवाइड इन बहुत सारा छोटा 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 सेगमेंट। ओके, तो आर्टरी में आप देख रहे हो, इट इज द मेजर आर्टरी, इट इज द मेजर वेन, दे आर फर्दर डिवाइडिंग, एंड फाइनली दे आर डिवाइडिंग इनटू वेरी स्मॉल 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 ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये जो फाइनल डिवीजन है दोनों आर्टरी और वेन का, दैट इज नोन एज कैपिलरी। मतलब आपको अगर किसी मिनिएचर से मिनिएचर स्ट्रक्चर में ब्लड को पहुंचाना है, तो बेस्ट तरीका है, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग आर्टरी और वेन मेजर वाली टू देम, हम क्यों ना आर्टरी और वेन को डिवाइड करवा दे छोटे 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 पाइपलाइंस, और फिर उसके बाद में हम उनको सेंड करें टू दी छोटे छोटे ऑर्गन्स, छोटे छोटे टिश्यूज, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है इसको समझने का। जैसे होता है आपका किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई नदी है मान, ठीक है, कोई रिवर है, तो रिवर इज लाइक दिस आर्टरी, और रिवर से छोटे छोटे कैनाल्स निकलेंगे, दैट आर दीज डिविजन्स। उन कैनाल से छोटी छोटी पाइपलाइंस निकलेंगी, फिर वो घरों में जाएंगी, खेतों में जाएंगी। तो पाइपलाइंस घरों में और खेतों में जा रही हैं, दैट आर दी कैपिलरी, ठीक है। ताकि छोटे से छोटे लोकेशन पे हम उस पानी को पहुंचा सके, हमने पाइप्स में उस पानी को डाल दिया फाइनली, ठीक है। तो दैट आर दी कैपिलरीज विच आर सेंडिंग इट टू दी छोटा सा छोटा लोकेशन।
तो हमारी बॉडी में भी जो छोटा से छोटा लोकेशन है, सेल है, उसके पास अगर ब्लड पहुंचाना है तो बेस्ट तरीका है कैपिलरी में उस ब्लड को ट्रांसफर करो एंड देन कैपिलरी विल टेक दैट ब्लड टू दैट पर्टिकुलर टिश्यू। ठीक है, तो उसी से हमको ये समझना है कि जो लिम्फ है व्हाट इज लिम्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ कलरलेस फ्लूइड बिकॉज इसके पास आरबीसी तो है नहीं। अभी आरबीसी नहीं है तो मतलब इसके पास क्या भी नहीं होगा, हेमोग्लोबिन भी नहीं होगा, तो देयरफॉर इट इज कलरलेस। सो इट इज कलरलेस फ्लूइड प्लस इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का क्या मतलब है, दिस इज अ फ्लूइड विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। दिस इज अ फ्लूइड विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। लिम्फ के पास ना ही आरबीसी है, ना ही प्लेटलेट्स है, और ना ही कोई भी प्लाज्मा प्रोटीन है, मतलब क्लॉटिंग नहीं करवा सकता लिम्फ। ठीक है, और ना ही इसके पास कोई और प्लाज्मा प्रोटीन है, ना ही इसके पास कोई प्लेटलेट है, ना ही कोई आरबीसी है। मतलब क्या होगा फिर लिम्फ के पास अगर ये सब नहीं है। मतलब लिम्फ के पास थोड़े बहुत डब्ल्यूबीसीज होंगे। डब्ल्यूबीसीज है मतलब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इम्यूनिटी में भी हेल्प करवाएगा लिम्फ। So lymph is also having some amount of WBC, therefore it is also helping in providing defense to the body। ठीक है, नेक्स्ट जो ब्लड होता है वो जो है ह्यूमन हार्ट से 2 बार जाता है, therefore it is double circulation, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है। बट जो आपका लिम्फ है दैट इज यूनिडायरेक्शनल, एक बार ही मूवमेंट होगा, ओनली वन सर्कुलेशन होगा, ओनली वन सर्कुलेशन। ठीक है, इट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, काम क्या होता है इसका, टिश्यूज में से एक्स्ट्रा फ्लूइड को, जो भी आपका टिश्यू है, मान लीजिए दिस इज अ टिश्यू, इस टिश्यू के बाहर बहुत सारे फ्लूइड प्रेजेंट है। काम क्या है लिम्फेटिक सिस्टम का, कि इस बाहर वाली एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड को इकट्ठा करना है इनटू अ वेसल और इसको वापस से दे देना है टू दी हार्ट। So it basically is doing what? It basically is collecting fluid from the tissue and sending it towards the heart. तो टिश्यूज टू हार्ट वाला जो पूरा सर्कुलेशन है, दैट सर्कुलेशन इज द लिम्फेटिक सर्कुलेशन। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ सी, जो आपका लिम्फ है, बिकॉज इट इज हैविंग डब्ल्यूबीसीज इनसाइड इट, so obviously it can destroy harmful pathogens। ठीक है, बिकॉज इट इज हैविंग डब्ल्यूबीसी तो एंटीबॉडीज भी होंगी उसमें, तो इट कैरीज एंटीबॉडीज टू द ब्लड ऑल्सो। ठीक है, प्लस it collects waste material and CO2 from the tissue via tissue fluid। क्या मतलब है इस चीज का, कि टिश्यू का जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा वो वेस्ट मटेरियल हम बाहर छोड़ देंगे इसकी एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड में, और इस एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड को हम किसी लिम्फेटिक वेसल में डाल देंगे और वो हार्ट के पास ले जाएगी इसको। तो मतलब ये क्लीनिंग का भी काम कर रहा है बॉडी का। ठीक है, इट हैव डब्ल्यूबीसी। ठीक, अगर ये लिम्फ आपकी बॉडी में ना हो तो क्या हो। ठीक, वो कह रहा है ऊपर से हार्ट से जो आर्टरी आ रही थी, हार्ट से जो आर्टरी आ रही थी ना, दैट वाज कैरिंग ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो ये जो हार्ट से आर्टरी आ रही है, दैट आर्टरी विल गो टू द बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी टिश्यूज। उन बॉडी टिश्यूज के तक पहुंचने के लिए ऑब्वियसली कैपिलरीज में डालना पड़ेगा उस ब्लड को पहले। ठीक है, तो हुआ क्या, एक बार बॉडी टिश्यूज के पास वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया, उसका कुछ अमाउंट जो है वो हमने इन कैपिलरीज से बाहर भेज दिया। सम अमाउंट ऑफ दैट फ्लूइड, दैट ब्लड, इसके अंदर बहुत सारा ब्लड है। ठीक है, तो सम अमाउंट ऑफ दिस ब्लड वाज गिवन टू द इंटरसेलुलर इंटरसेलुलर स्पेस और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। ठीक है, वहां पे हमने इस ब्लड के अंदर से कुछ फ्लूइड को निकाल के बाहर भेज दिया। तो मतलब बाहर इस वक्त बहुत सारा फ्लूइड इकट्ठा है। तो अगर आपकी बॉडी में लिम्फेटिक सर्कुलेशन नहीं होता, आप गुब्बारे की तरफ फूल जाते, क्योंकि आपके टिश्यूज के बाहर इतना सारा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता। बट हमको तो वो फ्लूइड इकट्ठा नहीं करना ना, हमको दोबारा से उसको सर्कुलेट करवाना है। सेल्स भी तो अपना फ्लूइड कुछ निकाल रहे हैं बाहर, खुद भी तो निकाल रहे हैं सेल्स, तो वो भी तो इकट्ठा हो रहा है बाहर। तो उसको तो हमको इकट्ठा नहीं होने देना ना, उसको तो हमको एक्सक्रीट किसी ना किसी तरह से उसको खत्म करना है या कम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में से, जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में से हम कुछ फ्लूइड जो है डिफ्यूजन के थ्रू इस लिम्फेटिक कैपिलरी में डाल देंगे। लिम्फेटिक कैपिलरी में हमने ये फ्लूइड को डाल दिया। बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है आपस में मिल के बड़ी वेसल बनाएंगी, दैट इज
लिम्फेटिक वेसल और लिम्फ वेसल, ठीक है, क्योंकि ये वेसल लेकर जा रही है इस लिम्फ को, तो दैट इज एफरेंट, मतलब एंटर हो रहा है अभी लिम्फ इस ब्लड वेसल में। बीच में कहीं ना कहीं उसको एक मोटे मोटे ऐसे नोड्स जैसा कुछ दिखेगा जिसको हम लिम्फ नोड बोल देते हैं। लिम्फ नोड में प्रेजेंट होते हैं दुनिया भर के बी सेल एंड टी सेल। दुनिया भर के बी और टी सेल की प्रेजेंस की वजह से ये जो लिम्फ यहाँ पर आ रहा है, इस लिम्फ में जितना भी फॉरेन बॉडी है, जितना भी पैथोजन है, जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खराब कर सकता है हमारी बॉडी को, जितना भी है, वो सारा का सारा हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस बी एंड टी सेल इनसाइड दिस लिम्फ नोड। lymph node is just a छोटा सा organ which is present in between the lymphatic vessel, ठीक है। उसने क्या किया, सारे पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर दिया, ठीक है। और खत्म करने के बाद अभी दिस इज लाइक दिस, ये जो लिम्फ इसमें जा रहा है, इसमें अब कोई भी पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो अब ये बिल्कुल तैयार है हार्ट के पास जाने के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्योंकि अब ये लिम्फ दूर जा रहा है या हार्ट के पास जा रहा है या लिम्फेटिक सर्कुलेशन को छोड़ रहा है, इसलिए हमने क्या बोल दिया इस वेसल को, इफरेंट लिम्फेटिक वेसल। जो लेकर आ रही है दैट इज एफरेंट। एफरेंट मतलब आना, इफरेंट मतलब एग्जिट, ठीक है। जो लिम्फेटिक वेसल, वेसल मतलब कोई भी ब्लड वेसल, ठीक है, जो लिम्फेटिक वेसल लिम्फ को ला रही है दैट इज एफरेंट लिम्फ वेसल। जो लिम्फ को लेकर जा रही है अवे फ्रॉम द लिम्फेटिक सर्कुलेशन दैट इज इफरेंट लिम्फ वेसल। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि सारे पैथोजन सबको मार डाला हमने, अब ये लिम्फ तैयार है वापस हार्ट के पास जाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, वो जो राइट ऑरिकल था, ये वाला चैम्बर, इस चैम्बर में बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गंदा खून बॉडी का, गंदा खून तो नहीं बोलेंगे, ऐसा खून जिसमें CO2 ज्यादा है, ऐसा खून जो है वो एंटर होगा इस चेम्बर में, राइट। तो एंटर होगा तो किसी ब्लड वेसल से ही तो एंटर होगा ना, किसी वेन से एंटर होगा, ठीक है। तो ये इस वेन में हम इस इफरेंट लिम्फेटिक वेसल को मर्ज करवा देंगे और वो फिर इस फ्लूइड को सीधा किसके पास ले जाएगी, राइट ऑरिकल के पास। आपकी बॉडी में 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। आर्टरी जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है, वेन जो है वो CO2 रिच ब्लड कैरी करती है, एंड कैपिलरी जो है वो बोथ कैरी करती है, ठीक है। और जो आपका बॉडी की सारी आर्टरी जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड ही कैरी करेगी एक्सेप्ट वन। इसी तरह से वेन सारी की सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या CO2 रिच ब्लड कैरी करेगी एक्सेप्ट वन, ठीक है। तो वही आपको मैंने हार्ट के डायग्राम में बताया था दैट योर हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर्स। राइट ऑरिकल विच इज कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से कलेक्ट कर रहे हैं तो गंदा खून ही होगा, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा। हो क्या रहा है इसमें जो मेजर आपका सर्कुलेशन होता है उसमें क्या होता है, दिस इज हार्ट एंड दीज आर योर बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। हार्ट से, बॉडी ऑर्गन से हार्ट के पास CO2 रिच ब्लड जाता है, एंड फाइनली हार्ट से बॉडी ऑर्गन के पास ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है। CO2 रिच ब्लड जाता है किसी वेन से, ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है किसी आर्टरी से, ठीक है। और बॉडी ऑर्गन्स के पास ये ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचता है कैपिलरी से, और वही कैपिलरी फिर CO2 रिच ब्लड लेकर किस में डाल देती है, वेन में। तो कैपिलरीज आर कैरिंग बोथ ऑक्सीजन एंड CO2 रिच ब्लड, ठीक है। दिस वाज योर लिम्फ एंड लिम्फेटिक सर्कुलेशन, ओके। किसी को अगर कोई डाउट है इसमें तो आप अभी पूछ ले, आस्क योर डाउट्स। हार्ट पोर्शन समझने की जरूरत भी नहीं है बेटा आपको, एकाग्र, इट्स नॉट इन योर सिलेबस, हार्ट इज नॉट इन योर सिलेबस, लिम्फ इज इन योर सिलेबस, ठीक है। फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। हाँ दिव्यांश क्या हुआ, हार्ट पोर्शन नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड। मोनोसाइट जो होते हैं उनका फंक्शन होता है फेगोसाइटोसिस, जो फॉरेन बॉडी है उसको खा जाना, फॉरेन पार्टिकल्स को खा जाना, ठीक है। ब्लैक फंगस के बारे में अभी बता देते हैं, डोंट वरी। मेगा कैरियोसाइट एक सेल होता है आर्यन,
जो कि टूट कर बनाता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स डायरेक्टली नहीं बनते, उनको बनने के लिए मेगा कैरियोसाइट बनाना पड़ेगा पहले, और मेगा कैरियोसाइट पे टूट के प्लेटलेट्स बनाएगा। ठीक है। ब्लड ग्रुप का पूरा अलग टॉपिक है बेटा दिव्यांश, कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक ऑफ ब्लड ग्रुप। वी ऑल हैव सेम ब्लड, सेम कॉम्पोजिशन, बट ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, तो उसका तो पूरा टॉपिक ही अलग है। ठीक है। नो नो नो, इन रियलिटी हार्डशिप इज नॉट लाइक दिस उज्जवल, इट्स लाइक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इवन जो मैंने डायग्राम में बनाया, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ओके। हाँ, बट एक आइडिया हम लगा लेते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है, इसलिए हम उसको उस शेप में बनाते हैं। ओके। फंक्शन ऑफ lymphocyte जो है, टू प्रोवाइड डिफेंस एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी टू योर बॉडी, दैट इज द फंक्शन ऑफ lymphocyte। ठीक है। दिव्यांश डाउट बताओ अपना क्या है। लिम्फ का हार्ट वाला फंक्शन क्या पूछना चाह रहे थे। कुछ नहीं है, बहुत इजी है लिम्फ। हमने क्या किया कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था उसमें से फ्लूइड को इकट्ठा किया, वो फ्लूइड को हमने लिम्फ बोल दिया, और इस लिम्फ को हमने बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज में डाल दिया। लिम्फेटिक कैपिलरीज को हमने बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज होती है उनको मर्ज करवा के बड़ी ब्लड वेसल बना दी, दैट वाज लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल में हमने अब लिम्फ को डाल दिया। अब ये लिम्फेटिक वेसल जो है उसको रास्ते में कहीं कहीं बड़े 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 गोले गोले मिलेंगे, दे आर लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स के अंदर आपको बी और टी सेल ऑलरेडी मिलते हैं बहुत सारे। तो जो भी लिम्फ आ रहा है उसमें जो भी पैथोजन है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो खत्म हो जाएगा उस लिम्फ नोड में। अब दोबारा से लिम्फ जो है एंटर कर गया किसी और लिम्फेटिक वेसल में, और उस लिम्फेटिक वेसल के पास अब पैथोजन फ्री लिम्फ है। इस पैथोजन फ्री लिम्फ को अब हम दोबारा से हार्ट में डाल देंगे। हार्ट में डालने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि हम उसको किसी मेजर वेन में डाल दें ताकि वो उसको हार्ट के राइट ऑरिकल में ले जाए। तो हमने क्या किया, इस लिम्फ को किसी मेजर, इस लिम्फेटिक वेसल को किसी मेजर लिम्फ मेजर वेन के साथ मर्ज करवा दिया ताकि वो उसको आगे लेके जा सके। ठीक है। Capillaries act like pipe which transport lymph in our body. No beta. Capillaries is like it's just carrying lymph from your extracellular space. और फिर हमने क्या किया, इस कैपिलरी को मर्ज करवा के एक मेजर ब्लड वेसल बना दी। ठीक है। कैपिलरी आर कैरिंग lymph also, they are carrying blood also. ठीक है। And capillaries are present all over your body, like everywhere in your body. पूरी बॉडी में अगर खाली हम कैपिलरीज देखें ना आपकी बॉडी में, तो आपकी पूरी बॉडी सिर्फ कैपिलरी से भरी होगी। ठीक है। बहुत सारी कैपिलरीज है आपकी बॉडी। ओके। कैपिलरी तो इट्स लाइक अ ब्लड वेसल। ठीक है। वी हैव बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। जस्ट अ सेकंड, अभी कोई मैसेज मत करना, सुन लो पहले। वी हैव थ्री टाइप ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स जो होती है, स्टॉप राइटिंग फॉर अ सेकंड। फर्स्ट इज आर्टरी, सेकंड इज वेन, एंड द थर्ड वन इज कैपिलरीज। इसका मैं आपको भेज दूंगी, फोटो भेज दूंगी इसकी मैं आपको। ठीक है। डोंट वरी। आर्टरी जो होता है वो इस तरह की होती है, इसका बीच का जो ल्यूमन होता है या बीच का जो फ्री स्पेस है जहाँ से ब्लड गुजर रहा है, ये बहुत छोटा सा होता है। वेन का जो ल्यूमन है वो बहुत वाइड होता है, लाइक दिस तरह। इसीलिए आर्टरी का ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है, वेन का ब्लड प्रेशर कम होता है। पानी की पाइप होती है, उसको आगे से दबा दो, प्रेशर आएगा बहुत ज्यादा, बस वैसी होती है आर्टरी। ठीक है। और कैपिलरीज जो होती है सबसे छोटी छोटी होती है, बिल्कुल द मिनिएचर वर्जन ऑफ आर्टरी एंड वेन इज कैपिलरी। ठीक है। तो तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती है। अगर वो हार्ट की ब्लड सर्कुलेशन में है तो ब्लड कैपिलरी हुई, लिम्फेटिक सिस्टम में है तो लिम्फ कैपिलरी हुई। ठीक है। बट दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन योर बॉडी, सर्कुलेटिंग लिम्फ एंड ब्लड बोथ। ओके। एनी मोर डाउट। Capillaries are a type of blood vessels which are the smallest blood vessel of your body which can carry both oxygen rich and carbon dioxide rich blood. It can also carry lymph. Eosinophil का फंक्शन होता है आपका इन दी एलर्जिक रिस्पॉन्स। एलर्जिक रिस्पॉन्स में eosinophil हेल्प करवाते हैं।
नो नो नो, ऐसा जरूरी नहीं है कि लिम्फ के पास हार्मफुल सब्सटेंस ही होगा। वो तो वैसे ही, क्योंकि वो टिश्यू एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू से आ रही है, वो तो हो सकता है उसमें कोई पैथोजन हो, तो हमको रिस्क थोड़ी लेना है, हमको खत्म करना है उस पैथोजन। लिम्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में, लिम्फ वाली। ब्लड ग्रुप जो होता है दैट इज लाइक अ ग्रुपिंग सिस्टम, इसमें कुछ अच्छा या बुरा नहीं है, इट्स जस्ट अ टैग गिवन टू एवरी पर्सन। हर इंसान की आरबीसी के ऊपर एक पर्टिकुलर एंटीजन, पूरा अलग से टॉपिक है बेटा ब्लड ग्रुप का, कान बी टोल्ड इन जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट का टॉपिक नहीं है ये। हिस्टामिन इज अ केमिकल, और वो केमिकल तब रिलीज होगा जब कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करना होगा आपकी बॉडी, ठीक है, तब हिस्टामिन रिलीज होगा। नोट सेंड हो चुके हैं आपको पहले ही, ठीक है, ब्लड के आपको पहले ही नोट सेंड हो चुके हैं, और लिम्फ और ब्लड वेसल के नोट्स आज मिल जाएंगे आपको। सबसे स्मॉलेस्ट वर्जन, जैसे हम पेड़, एक ट्री होता है, ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस की सब ब्रांचेस होती हैं, तो ट्री को आप मान लो, एक पेड़ को आप मान लो दैट इज एन आर्टरी, उस आर्टरी की ब्रांचेस को मान लो दे आर द डिविजन ऑफ दैट आर्टरी, उस ब्रांचेस के भी सब ब्रांचेस को मान लो दे आर द कैपिलरी, ठीक है। इन्फ्लामेशन मतलब किसी चीज, आपकी बॉडी में कहीं पे भी सूजन है, स्वेलिंग है, हीट है, पेन है, इन सब रिएक्शंस को मिला के हम इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आपका बेसोफिल वगैरह हेल्प करवाते हैं। लिम्फ यूज होता है आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हटाने के लिए, ताकि आपकी बॉडी में जो सेल्स के बीच में, दो सेल्स या दो टिश्यूज के बीच में वो जो फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, उस इकट्ठे हुए फ्लूइड को वहां से निकाल के वापस से ब्लड सर्कुलेशन में डालना है, ताकि आपकी बॉडी गुब्बारे की तरफ फूल ना जाए। प्लस आपके जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें जो फ्लूइड है दैट इज हैविंग लॉट्स ऑफ पैथोजेंस, लॉट्स ऑफ फॉरेन बॉडीज, उसको खत्म करना है फॉरेन बॉडीज को, नहीं तो आपकी बॉडी को नुकसान होगा, तो वो भी लिम्फ करवाएगा, ठीक है। तो डिफेंस में भी हेल्प करवा रहा है और सर्कुलेशन में भी हेल्प करवा रहा है। ओके, चलो अभी आप फिर ब्लड वेसल और लिम्फ का आपको आज मैं फोटो भेज दूंगी ग्रुप में, दो ही फोटो है उसकी, दो ही पिक्चर्स है, उसी को आपको बस ऐड करना है अपने ब्लड वाले नोट, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे बोन के बारे में, एनाटॉमी ऑफ बोन, ओके। अभी आप लोग जो है म्यूकोरमाइकोसिस का सुन लो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक नाउ। टॉपिक तो इम्पोर्टेंट कोरोना वायरस भी है, पता होना चाहिए आप लोगों को कि व्हाट इज हैपनिंग इन लाइफ इन वर्ल्ड, सुन लेना ध्यान से एक ही बार में, एंड डोंट, प्लीज डोंट गो फॉर रूमर्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड होते हैं उन पे ध्यान मत दिया करो, ठीक है। तो ब्लैक फंगस, ऑल्सो नोन एज, स्क्रीन शेयर स्टार्ट नहीं हुआ, so we have black fungus which is also known as mucormycosis, ठीक है, mucormycosis। फंजाई की किंगडम में आते हैं लोग, दोनों फंगस है, दोनों एक ही नाम है, सिनोनिम्स है, ब्लैक फंगस एंड म्यूकोरमाइकोसिस इज सेम। होता क्या है कि दिस इज अबंडेंट, वेरी अबंडेंट फंगस, फाउंड लाइक एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड, इवन रॉटन, खराब खाना पानी उसमें भी मिलेगा, सॉइल में भी मिलेगा आपको, सबसे ज्यादा सॉइल में मिल रहा है तो मतलब हर जगह ही है, ठीक है। तो इट इज वेरी अबंडेंट फंगस फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, और इसके खिलाफ या इसके लिए हमारे पास दवाई भी है, जस्ट इन केस अगर ये आपकी बॉडी में आता है तो दवाई भी है उसके लिए हमारे पास पहले से ही। बट प्रॉब्लम अभी क्या हो रही है, राइट नाउ करंट सिनेरियो इज कि वो जो कोविड 19 के पेशेंट्स हैं विच आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड का क्या मतलब होता है, जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत वीक है, इम्यूनिटी वीक को हम क्या बोल देते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल,
इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग जो है जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है, अभी ऑलरेडी वीक किनका इम्यूनिटी हो सकता है? एक तो वो जिनका इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा उनकी, एक वो जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज या हार्ट की कोई बीमारी है, या उनको कोई HIV एड्स ये सब बीमारियां ऑलरेडी हैं अगर, एंड दे आर कोविड पेशेंट ऑल्सो, डायबिटीज है, BP है, या कोई हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर है, एंड दे आर कोविड पॉजिटिव ऑल्सो। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, एक जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट होते हैं उनको एक दवाई दी जाती है स्टेरॉइड्स। तो वो स्टेरॉइड जो है हमको बहुत कम समय के लिए देनी होती है। कई बार उसकी ओवरडोज हो जाती है स्टेरॉइड की, या कई बार वो स्टेरॉइड जो है हम बहुत ही ज्यादा एब्रप्ट मतलब बहुत गलत समय पे दे देते हैं। तो या तो ये हो सकता है, और या तो ये सब कुछ सही था बट वो ऑलरेडी इतना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज था कि उस स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट हो गया। तो जो कोविड वाले पेशेंट है उनको जो स्टेरॉइड्स दी जा रही है या जो दवाई दी जा रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट दैट डिजीज। कोविड-19 के सिम्टम्स को डिजीज को ठीक करने के लिए वो स्टेरॉइड देना जरूरी है। बट अभी अगर क्या हो रहा है, जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं उनमें क्या हो रहा है कि ड्यू टू दैट स्टेरॉइड उसका एक साइड इफेक्ट आ रहा है, दैट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक फंगस। और ये जो एक्यूमुलेशन है ब्लैक फंगस में, ये बेसिकली देखने को मिला नोज, ठीक है, नोज में बहुत बड़ी बड़ी इस तरह से ब्लैक फंगस की पूरी बहुत बड़ी बड़ी एक्यूमुलेशन देखने को मिली इनसाइड द नोज। अब इससे होगा क्या, जैसे ही एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा आपके नोज में, आपके जो आईज है, आईज के साइड में जो बोन्स है, उस बोन्स तक ये पहुंच जाएगा बहुत जल्दी, लाइक विद इन 15 मिनट्स इट विल गो देयर। वहां पे पहुंचने के बाद आईज की साइड वाली बोन्स को ये खराब करना, मतलब एक तरह से इरोड करना शुरू कर देगा। जैसे बोन ना एक तरह से झड़ने लग जाती हैं, खराब होने लग जाती है, डिग्रेड होने लग जाती है। तो आपकी आईज की साइड वाली जो बोन्स है वो डिग्रेड होने लग जाएंगी। आपके नोज के साइड में ब्लैक ब्लैक कलर का आपको कलरेशन मिलेगा नोज के साइड में। और ये जो आईज है उसके साइड में बहुत इंटेंस स्वेलिंग मिलेगी, बहुत तगड़ी स्वेलिंग आईज के साइड में। जैसे ही आपको ये सिम्टम दिखे उसी वक्त आप डॉक्टर के पास जाइए, उसी वक्त दवाई लीजिए। बिकॉज इसका जो इन्वेजन है, जो ब्लैक फंगस है उसका जो इन्वेजन है, दैट इज सो फास्ट दैट विद इन लाइक 30-45 मिनट ये आपके ब्रेन में पहुंच जाएगा। बिकॉज इट इज क्लोज टू योर ब्रेन ना, एंड इट कैन इरोड बोन्स। तो स्कल की जो बोन है इसको ये बहुत आराम से इरोड करके आपके अंदर जो ब्रेन प्रेजेंट है, स्कल की बोन को बहुत आसानी से इरोड करके अंदर जो आपका ब्रेन प्रेजेंट है वहां पे बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। और एक बार ये फंगस आपके ब्रेन में पहुंच गई, देन विद इन 10 to 15 मिनट्स, मिनट्स आवर्स भी नहीं, मिनट्स, 10 से 15 मिनट में आपको थोड़ा दिखना कम कम हो जाएगा, आपसे बोला नहीं जाएगा। और विद इन हाफ एन आवर आप शायद पहचान भी नहीं पाओगे, किसी को याददाश्त चली जाएगी। एंड विद इन 2 मतलब उसके बाद 20 से 25 मिनट बाद भी अगर मतलब जो टोटल आपका स्पैन है जब आपको इसके सिम्टम्स दिखना शुरू हुए तब से लेकर उसके इन्वेजन तक, अगर 2 घंटे या उससे ऊपर हो चुका है, 2 से 3 घंटे हो गए, तो यू कैन डाई ऑल्सो। बिकॉज इसका इन्वेजन डायरेक्टली किसमें हो रहा है, ब्रेन में हो रहा है। और ब्रेन में इन्वेजन हो रहा है, दैट मीन्स योर बॉडी पार्ट्स विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली नाउ। सारे बॉडी पार्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन ओनली। So if brain is being degraded, brain is being eroded, so matlab your body parts will not function. If body parts will not function, you will also not function. Eventually you will die. And lots of patients are seen. बहुत सारे हरियाणा में भी बहुत केसेस है ब्लैक फंगस के, जिसमें जो ऑलरेडी किसी चीज से बीमार थे, डायबिटीज से या किसी और चीज से, उनको कोविड पॉजिटिव है वो अगर, तो उसमें क्या हो रहा है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। और बिकॉज of lack of coordination and because of lack of medicines available या whatever it is, कि दवाई नहीं मिली या जो भी है, बिकॉज इस ब्लैक फंगस का दवाई है हमारे पास बट नहीं मिली टाइम पे या नहीं हुआ सही से ट्रीटमेंट, तो या डॉक्टर नहीं मिला आसपास या जो भी कोई भी रीजन हो सकता है, तो उस चक्कर में क्या हुआ, इस फंगस का इवेजन इतना ज्यादा हो गया, विद इन 2 to 3 hours द पर्सन डाइड। ठीक है, और ये रियल सिनेरियो बता रही हूँ मैं। एक पेशेंट था and it was in sister's hospital. That patient, she was a girl. ज़्यादा बड़ी एज में थी उसकी, but she was डायबिटीज था उसको। तो विद इन 2 hours she died। 2 घंटे में मर गई वो ब्लैक फंगस की वजह से, बिकॉज दवाई नहीं मिली और उसके ब्रेन में पहुंच गई थी ये फंगस। और डॉक्टर्स ने बोल दिया इसको सर्जरी चाहिए होगी। जब तक वो सर्जरी के लिए PGI रोहतक गई तब तक वो रास्ते में ही मर गई। ठीक है,
हाउ दिस इज वेरी डेंजरस, मतलब दिस इज इवन मोर डेंजरस देन कोविड-19 अगर दवाई नहीं मिला तो। ठीक है, दिस वाज अबाउट योर ब्लैक फंगस। डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके। ऑल्सो नोन एज म्यूकोरमाइकोसिस। सिम्टम ऑफ ब्लैक फंगस बता दिए मैंने आपको। सनन, क्या नाम है आपका? सनत, बता दिए मैंने आपको सिम्टम। नहीं, इतना चांस नहीं है। सी शिवम, क्या होता है कि ये जो ब्लैक फंगस है दैट इज अफेक्टिंग ओनली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग जिनका इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है। ठीक है, तो अदरवाइज ऑल्सो इट इज, इस वक्त भी आपके आसपास ब्लैक फंगस है बहुत सारी, बट यू आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय इट बिकॉज आप लोग जो है वो इम्यूनिटी सही है या जो भी है, कोई और बीमारी नहीं है। ठीक है, इस वक्त सॉइल में भी प्रेजेंट है म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस, सॉइल में भी प्रेजेंट है, बट इट इज नॉट अफेक्टिंग एवरीवन। ठीक है, ओनली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं। हाँ, ब्लैक फंगस अगर हमको शुरू में ही पता चल गया, विद इन 5-10 मिनट सिम्टम आ जाते हैं इसके, 5-10 मिनट में ही चेहरे पे पता चल जाता है, बिल्कुल चेहरे से देख के ही पता चल जाएगा इवेजन हो गया है ब्लैक फंगस का। तो विद इन 5-10 मिनट्स दवाई ले लो, वो ठीक हो जाता है, फिर जल्दी ठीक हो जाता है। बट अगर वो एक ज्यादा टाइम हो गया, आपने इग्नोर किया सिम्टम को, तो फिर वो इतना ज्यादा फैल जाएगा कि ब्रेन में पहुंच जाएगा, फिर सर्जरी करनी पड़ेगा फिर। और सर्जरी अगर टाइम पे नहीं हो तो मर जाएंगे। ठीक है, हाँ, इट इज क्योर्ड बाय मेडिसिन एंड बाय सर्जरी। सर्जरी जो है, अगर ज्यादा इवेजन हो गया तो सर्जरी होगा। और अभी सिम्टम दिखा आपको, सिर्फ आंख के आसपास स्वेलिंग दिखा, नोज के आसपास ब्लैक कलर दिखा, तो उसी वक्त दवाई ले ली तो ठीक हो जाएगा ये बहुत जल्दी। हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है तो कोविड पॉजिटिव होने के और ब्लैक फंगस के चांसेस कम है। क्या डाउट है दिव्यांश, बताओ। द मोस्ट डेंजरस डिजीज इज ओवर थिंकिंग बेटा। आर्यन सिंह, ओवर थिंकिंग इज द मोस्ट डेंजरस डिजीज। कुछ होता भी नहीं है, सोच सोच के बीमार हो जाते हैं हम, क्या होगा। मेंटल ट्रॉमा, मेंटल स्ट्रेस इज द डेंजरस डिजीज। डॉक्टर्स मर रहे हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हैं, और अगर जितना मर्जी पीपीई किट पहन लो, कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आ ही जाते हैं। और कांटेक्ट में आने के बाद इवेंचुअली दे डाई। 50 डॉक्टर्स मर चुके हैं इंडिया में एक ही दिन में। पर कल की बात है, कल परसों की बात है, 50 डॉक्टर एक ही दिन में मर गए। और टोटल 230 के आसपास, ये जो सेकेंड वेव आई है उसमें 230 के आसपास मर चुके हैं डॉक्टर। ये तो सिर्फ वो है जो रिकॉर्डेड है। सेकेंड वेव में इस साल जो है, इस साल की बात हो रही है, पिछले साल तो पता ही नहीं कितने मर गए। कोविड पॉजिटिव के बाद ही आ रहा है ब्लैक फंगस का सिम्टम, क्योंकि कोविड पॉजिटिव में जो स्टेरॉइड्स हम ले रहे हैं, जो दवाई ले रहे हैं, उससे साइड इफेक्ट हो रहा है इसका, ब्लैक फंगस का। ठीक है, दैट टू ओनली, हर किसी में नहीं हो रहा, सिर्फ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग जो है उनमें हो रहा है। ओके, दिस वाज अबाउट योर ब्लैक फंगस। और कोई डाउट? कनेक्टिव टिश्यू में कोई डाउट अभी तक? ब्लड में, लिम्फ में, एरियोलर, एडिपोज, कार्टिलेज, इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज बाकी हम क्लास में करेंगे। टेंडन, लिगामेंट, ये सब। चलिए, नो डाउट, बहुत अच्छा है, नो डाउट। तो नोट्स अपने कंप्लीट रखिएगा, अप टू डेट रहिए। और 31st को आपका टेस्ट है मेरे ख्याल से, है ना? उसका सिलेबस आपका सेल ही है, क्योंकि जो करनाल वाला बैच है उसमें ज्यादा कुछ अभी हुआ नहीं है। तो उसमें जो है आपका सिलेबस विल बी न्यूक्लियस, ईआर, गोल्जी apparatus, मॉडल्स ऑफ, sorry, this transport across plasma membrane and history of cell, and बस ये सब चीजें आई। ठीक है, स्टेरॉइड देने पड़ते हैं एज अ दवाई, दवाई है स्टेरॉइड। ठीक है, आई डोंट नो बेटा दिस, हु इज दिस? शालीन, आई डोंट नो दिस सन। तो बाबा, आपका समर हॉलीडेज क्या करोगे? हॉलीडेज भी तो चल रही है आपकी। चलिए, so this was all for today, thank you. If you have any, you can ask me on WhatsApp, okay?